Good evening, good evening, good evening, good evening to all of you. Pradeep, Raman, Deepak, good evening, good evening. Razul, good evening, beta, good evening, everyone. Good evening to all of you. Everyone, please confirm, beta, am I audible? Am I visible clearly to all of you? Audio, video clear hai. Praveen, Void, Kingsuk, good evening, everyone. Everyone, please confirm, beta, am I audible? Am I visible clearly to all of you? ऑडियो वीडियो क्लियर है. वेरी गुड. हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? सो वेलकम बैक. वेलकम बैक. तो इन आवर दिस कोर्स अभी तक क्या क्या टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं इसके बारे में बातचीत करेंगे. देन वी विल हैव द डिस्कशन कि व्हाट नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू. अगले कौन कौन से टॉपिक है जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो अब हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर डिस्कशन फॉर द हाईवे मटेरियल. अब चैप्टर नंबर 4 की बातचीत स्टार्ट हो रही है एंड दैट इज गोइंग टू बी द हाईवे मटेरियल. स्टार्ट किया जाए डिस्कशन. आगे सभी लोग. तो टिल नाउ अब तक जो बातचीत हुई है, तो यहां पर आज हम लोग बातचीत करेंगे क्यों मटेरियल में टेस्टिंग क्या रिक्वायर्ड है, इम्पैक्ट टेस्ट ऑन द एग्रीगेट के बारे में बातचीत करेंगे और क्रसिंग वैल्यू टेस्ट ऑन द एग्रीगेट का डिस्कशन करेंगे और साथ साथ हम लोग बातचीत करने वाले लॉस एंजलस एब्रेशन टेस्ट. तो टोटल इस क्लास में हम लोग एग्रीगेट के 3 टेस्ट करेंगे और यहाँ पर क्या डिस्कशन होने वाला, किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, वो सारी चीज़ें वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में. सो दीज आर द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर इन द टुडेज क्लास. बट बिफोर दैट एक बार जरा देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक है जो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं. तो चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया. चैप्टर नंबर 2 जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड. जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिया. आई होप आप सभी को सब टॉपिक भी याद हैं. तो जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड में हम लोगों ने डिस्कशन किया था. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट ऑफ रोड. क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट ऑफ रोड के बारे में बातचीत करी थी. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द साइट डिस्टेंसेस. साइट डिस्टेंस का डिस्कशन किया था एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट. सो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ रोड के बारे में बातचीत की गई थी. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ द रोड. वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ रोड के बारे में हम लोगों ने बातचीत किया था. फिर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट किया एंड दैट वाज द ट्रैफिक इंजीनियरिंग. और ट्रैफिक इंजीनियरिंग में बेटा आपने टोटल 3 टॉपिक सब टॉपिक कंप्लीट किए. यस. क्या थे 3 सब टॉपिक? पहला था ट्रैफिक की कैरेक्टरिस्टिक्स. ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स. दूसरा था आपका ट्रैफिक स्टडीज. ट्रैफिक स्टडीज के बारे में हम लोगों ने बातचीत की. और तीसरा था ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस. तीसरा टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट वाज द ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस. सो लास्ट क्लास में जो डिस्कशन था दैट वाज रिलेटेड टू द इंटरसेक्शन. तो इंटरसेक्शन में हम लोगों ने बात की एट ग्रेड इंटरसेक्शन की. इंटरसेक्शन में हम लोगों ने बात की ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन की, इंटरचेंज की बात की. और लास्ट डिस्कशन वाज रिलेटेड टू द रोटरी इंटरसेक्शन. तो रोटरी की डिजाइन एलिमेंट्स क्या थे, डिजाइन क्राइटेरिया क्या थे, आईआरसी की गाइडलाइन क्या थी, ये सारी बातें हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं. कनेक्टेड हो भैया कि बस हो रहा है? ये टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. इस बात का इल्म है? इस बात का आपके जहन में जानकारी है कि नहीं है? बोलो कि बस हो रहे हैं. होन दो सर. हैं? चलन दो. बिल्कुल कनेक्टेड हैं. तो ये टॉपिक इतने हो गए हैं. तो अगर 8 से 9 नंबर का हाईवे इंजीनियरिंग आएगा तो 6 से 7 नंबर की बातचीत खत्म हो गई है. 6 से 7 नंबर जितना आपने पढ़ा है इसी से आ जाएगा. हाँ? कह रहे हैं प्रैंक करने का मन कर रहा है. देख रहे हो शिद्दत इनकी.
यहाँ पर क्लास चल रही है, गेट 2023 की प्रिपरेशन चल रही, 4 की प्रिपरेशन चल रही, 5 की प्रिपरेशन चल रही है, एफर्ट किए जा रहे हैं, अच्छे रिजल्ट के लिए मेहनत करी जा रही है। इनका प्रैंक करने का मन कर रहा है। देखना गेट वाले तुम्हारे साथ प्रैंक ना कर दें। हाँ, कहते ना जैसा करने का मन करता वैसा ही हो जाता है। हाँ? इनको क्लास के दौरान प्रैंक करने का मन कर रहा है, समझ रहे हो भाई? तो देखना गेट वाले तुम्हारे साथ प्रैंक ना कर दें। देखो देखो कैमरा लगा है, पता लगे गेट का रिजल्ट आया, रोल नंबर लॉगिन किया, मार्च में आता है, 13 14 15 मार्च में, अभी से बता दे रहे हैं प्रैंक की डेट, प्रैंक की डेट बता रहे हैं। तो फरवरी में पेपर होता है, 13 14 15 मार्च में आता है रिजल्ट। ऐसा ना हो कि जब तुम लैपटॉप में रिजल्ट देख रहे हो तो पीछे कैमरा लगाओ, माइनस में नंबर, लाइव चल रहा है, बोले हो गया प्रैंक। समझ रहे हो? बहुत खतरनाक प्रैंक हो जाएगा। माइनस में नंबर आए थे बड़ी मुश्किल में, तो चुप्पे चुप्पे लॉगिन किया, कोई देख न ले, पीछे कैमरा लगा था लाइव स्ट्रीमिंग के साथ, लाइव स्ट्रीमिंग के साथ। उधर से गेट वाले बोलना कैसा लगा प्रैंक, शेयर योर फीडबैक। हम्म। अब भाई, अब आप इतना प्रैंक करते हैं तो कोई ना कोई तो आपके साथ भी करेगा। हाँ, और गेट वाले तो फिर और ही चैंपियन आदमी है। तो देख लो यार, अब करने का मन है प्रैंक? करोगे प्रैंक, बताओ भाई। हम्म। करोगे प्रैंक अब? नहीं करना ना, तो पहले ही समझ जाते। हाँ, ये भी प्रैंक था ये। चलो, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो कोई बात नहीं, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। डोंट टेक इट पर्सनली, जस्ट फॉर रिलैक्सिंग योर माइंड, ठीक है? बिल्कुल टेंशन नहीं, ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो रिजल्ट तो आएंगे ही भाई। मेरा तो भाई देखो यही मानना है, मेरी थ्योरी सिंपल सी है, काम करेंगे तो रिजल्ट आएंगे। कभी रिजल्ट जल्दी मिल जाएंगे, कभी बाद में मिल जाएंगे, मिलेंगे जरूर। हाँ। हाँ, तो प्रैंक में मजा ही आता है। चलो, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सो अगला। हाँ। हाँ, देखो घर वाले, घर वाले देख रहे हो, प्रैंक देख रहे हैं, देख रहे हो? चलो, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। हो गया बातचीत, चालू करें भाई। चैट बॉक्स को एक बार लाल करो फिर इसी बात पे, चैट बॉक्स को लाल करो। फिर बातचीत स्टार्ट करते हैं। बंद कमरे में ब्लोअर नहीं लगाना, पता होता है कि नहीं? बिल्कुल ध्यान देना इस बात का। आज मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। अभी क्लास ले रहा था, लास्ट क्लास के टाइम पे थोड़ा ठंड लग रहा था, तो ब्लोअर ऑन कर दिया और गेट हल्का सा खुला रखना भूल गया, और क्लास चलती रही, पूरा सर दर्द होने लगा। ठीक है, तो ये ठंड में इस बात का भी ध्यान रखना, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं रात में, तो इस बात का ध्यान रखिए, फिर उससे डिस्टरबेंस होता है। एनीवे, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन, बातचीत स्टार्ट करते हैं और चैप्टर नंबर 4 का शुभारंभ किया जाए। आगाज करते हैं चैप्टर नंबर 4 का, हाईवे मटेरियल। यार ये को बहुत खतरनाक चैप्टर है ये, है बहुत इजी बट है बहुत खतरनाक। सर इजी भी है खतरनाक भी, बात हमें समझ में नहीं आई, कंफ्यूज कर दिया आपने। अभी बताते हैं। बहुत कुछ है इसमें पढ़ने का, मतलब ना कोई और ना कोई छोर, ऐसे समझ लो। जितना मन हो उतना पढ़ते हो, जितना अब तक पढ़े हो पूरे हाईवे इंजीनियरिंग में, उतना कंटेंट इस चैप्टर में अकेले है, उतना कंटेंट इस चैप्टर में अकेले है। लेकिन अगर वेटेज की बात करें और एग्जाम में किस तरीके के सवाल की बात करें, तो उसका गेम एकदम अलग है। तो इस चैप्टर को पढ़ने की अप्रोच क्या होने वाली, पहले 5 मिनट तो मैं केवल ये एक्सप्लेन कर रहा हूं कि हम लोग कैसे इस चैप्टर को डील करेंगे फ्रॉम आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम आवर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू, और कौन सी अप्रोच फॉलो करी जाए। नहीं, कठिन नहीं है,
कठिन नहीं है, टाइम 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 मैनेजमेंट के लिए बता रहा हूं। मतलब अगर आप इसमें डिटेल्ड वे में डिस्कस करें तो 20 घंटे डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, 20 घंटे आप क्या कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्या उतना डिस्कशन रिक्वायर्ड है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जितना टाइम हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक को दे रहे हैं, हमें इस बात का भी तो ध्यान रखना है, बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम। एज ए स्टूडेंट आपको बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, तो एग्जाम ओरिएंटेड तो रहना पड़ेगा ना। बिल्कुल, तो कैसे क्वेश्चंस आते हैं वही बताने जा रहा हूं अभी, बस अब है बेटा, वही बताने जा रहा हूं। कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे हम डील कर सकते हैं, और कैसे कम से कम टाइम में, कैसे कम से कम एफर्ट में ज्यादा से ज्यादा यहां पर स्कोर कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर कर सकते हैं, यही डिस्कस करूंगा। चलो करेंगे, बातचीत करेंगे। किसी भी मटेरियल के बारे में तुम क्या जानना चाहते हो और क्यों जानना चाहते हो, सवाल ये है। टॉपिक का नाम है हाईवे मटेरियल। तो सबसे पहले तो ये बता दो कौन कौन से मटेरियल यूज करते हैं। भाई रोड बनाओगे तो रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल रिक्वायर्ड होंगे, यस और नो। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड वेरियस मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड। जैसे अगर मैं बात करूं कौन कौन से मटेरियल रिक्वायर्ड हैं, तो आपने बोला सर एग्रीगेट, तो सर कोर्स एग्रीगेट भी चाहिए होगा और फाइन एग्रीगेट भी चाहिए होगा। दूसरा आपने बोला सर सॉयल की भी जरूरत पड़ेगी। तीसरा आपने बोला सर बिटुमिन की जरूरत पड़ेगी। और चौथा आपने बोला कंक्रीट की जरूरत पड़ेगी, यस और नो। इन जनरल और भी मटेरियल हैं, फिलर मटेरियल हैं, बहुत सारे मटेरियल हैं, एडमिक्सचर्स हम लोग यूज कर लेंगे कंक्रीट के केस में। बट इन जनरल अगर बात करें, मेन कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो हमारे हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड, दैट आर गोइंग टू बी द एग्रीगेट। यस, सम एडिशनल मटेरियल आर देयर, मैं मेन मटेरियल की बात कर रहा हूं। तो भैया ये हमारे एग्रीगेट हो गए, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, सॉयल हो गया, बिटुमिन हो गया और कंक्रीट हो गया। ठीक है, तो इन मटेरियल के बारे में क्या जानना चाहते हो और क्यों जानना चाहते हो, इसका जवाब दे दो मुझे। इसके बारे में क्या जानना है भाई? आपको एग्रीगेट चाहिए, मार्केट जाइए, एग्रीगेट लाइए और कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर लीजिए। आपको विटामिन चाहिए, कांटेक्ट करिए, पेट्रोलियम का जो बाई प्रोडक्ट है ये आपको मिल जाएगा। आप बताइए कि भैया हमें विटामिन चाहिए रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए, वो विटामिन आपको दे देंगे, आप रोड बना डालिए। आपको सॉयल चाहिए, जितनी सॉयल चाहिए उतनी ले जाओ। तो यहां पर फिर इसके बारे में पढ़ाई क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? बेटा किसी भी मटेरियल की, ध्यान से सुनना, किसी भी मटेरियल की सुटेबिलिटी चेक करनी है तुम्हें। इस दुनिया में कोई भी मटेरियल अच्छा नहीं और कोई भी मटेरियल खराब नहीं है, ये बात ध्यान रखना। कोई भी मटेरियल अच्छा नहीं है और कोई भी मटेरियल खराब नहीं। सारी सारी जो कहानी है वो किसकी है? सुटेबिलिटी की है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? हर मटेरियल का कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो एप्लीकेशन है। बोलिए, जो चीज आपके लिए वेस्ट हो सकती है उसका कहीं और यूज हो सकता है, यस और नो। तो किसी भी मटेरियल की सुटेबिलिटी चेक करने के लिए, किसी भी मटेरियल की सुटेबिलिटी चेक करने के लिए हमें दो चीजों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। दो दो चीजों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। एक तो है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है या हमारी स्पेसिफिकेशन क्या है, और दूसरा एक्चुअल में उस मटेरियल में क्या प्रॉपर्टी है। जब ये दोनों चीजें हमें पता होंगी, इन दोनों के कंपैरिजन और इन दोनों के नॉलेज के बेसिस पे ही हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये मटेरियल किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए सुटेबल है या नहीं है। बोलो, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बताओ बेटा, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। केवल हाईवे मटेरियल की बात नहीं कर रहा हूं, इन जनरल मैं बोल रहा हूं। अब फॉर एग्जांपल एक कोई स्क्रू लगा हुआ है, अब ये स्क्रू मुझे खोलना है, इस पेन से खुल जाएगा? नहीं खुलेगा, इस पेन से नहीं खुलेगा, क्योंकि जो स्पेसिफिकेशन, जो रिक्वायरमेंट है वो ये फुलफिल नहीं कर पा रहा है। कैसे खुल जाएगा स्क्रू?
सिंपल सी बात है। अब आपको जो भी मटेरियल यूज करना है उसकी कुछ डिजायर्ड प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि अगर आपने सही से मटेरियल का सिलेक्शन नहीं किया तो पूरा कंस्ट्रक्शन करने के बाद पता लगा एक बार व्हीकल निकला पेवमेंट खत्म, एक बार बारिश हुई पेवमेंट खत्म। क्यों? क्योंकि जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ थी, जो रिक्वायर्ड स्टेबिलिटी थी, वो आपको मिली नहीं, क्योंकि आपने मटेरियल का सिलेक्शन गलत कर लिया है, मटेरियल का सिलेक्शन गलत कर लिया है। तो भैया एक बात बताओ, ये रिक्वायरमेंट की बात करें या स्पेसिफिकेशन की बात करें, ये हमें कहां से पता चलेंगी कि किसी मटेरियल से हमारी चाहतें क्या हैं? हम अपनी चाहत तो पता करें। किसी भी मटेरियल से आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है, इसकी जानकारी हमें कौन देगा? इसकी जानकारी हमें कहां से मिलेगी? कोई बताएगा? इसकी जानकारी हमें कहां से मिलेगी? अरे भैया, इसकी जानकारी आपको मिलेगी, आईआरसी बताएगा कि भाई तुम किस तरीके का कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हो, तुम रोड किस तरीके की बना रहे हो, कौन से लेयर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो वहां पर जो एग्रीगेट यूज करो उनमें कम से कम ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो ये स्पेसिफिकेशन वाला काम तो खत्म हो गया, हमें कुछ करना ही नहीं है, टेंशन ही खत्म। भैया आपके पास स्टैंडर्ड है, स्पेसिफिकेशन है, आप पूछ लेना आईआरसी से, आईआरसी आपको बता देगा कि सर हमें एक बिटुमिन की रोड बनानी है और बिटुमिन की रोड के लिए हम एग्रीगेट यूज करना चाह रहे हैं, इस पर्टिकुलर लेयर को कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं, बताइए इस एग्रीगेट में क्या 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 स्ट्रेंथ होनी चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, पूरी डिटेल्ड जानकारी आपको मिल जाएगी। ये प्रॉब्लम तो खत्म हो गई, यहां तो कोई हमारा खास रोल रह नहीं गया। मान रहे हो इस बात को? मान रहे हो इस बात को? बताओ भाई। अब दूसरा, जो भी एक मटेरियल हमें दिया गया है, अब उसकी प्रॉपर्टीज को एसेस करने के लिए मुझे कुछ चाहिए होंगे टेस्ट। टेस्ट से ही तो पता चलता है, टेस्ट से ही तो पता चलता है। अरे जैसे नॉर्मल कभी आपने मेडिकल टेस्ट अपने कराए हो, तो जब कभी भी कोई टेस्ट कराओगे, कभी भी ना कराना पड़े, कभी भी ना कराना पड़े आपको, लेकिन अगर आपने कभी कोई रिपोर्ट देखी होगी मेडिकल की, तो ऐसे रिजल्ट आते हैं। तो किस चीज का टेस्ट हुआ है? ये आपका पैरामीटर है एक्स वाई जेड। आपके एक्चुअल रिजल्ट्स क्या हैं वो लिखे होंगे 10, 15, 18 फॉर एग्जांपल। फिर यहाँ रेंज लिखी होगी कि ये वैल्यू होती है मान लो 8 से लेके 16, ये वैल्यू होती है 0 से लेके 3, ये वैल्यू होती है आपकी मान लो 15 से लेके 20। ये आपके रिजल्ट्स स्पेसिफिकेशन है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? देखा ही होगा कभी ना कभी, कोई भी किसी का भी मेडिकल टेस्ट हो, कोई भी टेस्ट हो, तो आप इस तरीके से रिजल्ट देख सकते हैं। तो इसको देखकर हमें आइडिया लग जाता है। अब मैं बोलूं कि 3 पैरामीटर का मैंने टेस्ट कराया था यार, तो ये तो नॉर्मल रेंज में है, ये भी नॉर्मल रेंज में है, दिक्कत कौन कर रहा है? दिक्कत कौन कर रहा है? ये रेंज में नहीं, ये बहुत बढ़ा हुआ है जो कुछ भी है ये। हाँ, ये बहुत बढ़ा हुआ है, इसका इलाज करो, इस पे ध्यान दो। तो क्या कब कब चेक कर पाए किसका इलाज करना, क्या करना, ट्रीटमेंट क्या होगा? जब आपके पास एक्चुअल डेटा था और आपके पास स्पेसिफिकेशन थी। तुमने ये बैठ के थोड़ा बनाई थी, तुमने ये बताया था क्या? अरे उसके लिए मेडिकल बॉडीज हैं जिन्होंने बता रखा आपको कि भैया ये नॉर्मल रेंज है, ये नॉर्मल रेंज है, आपके रिजल्ट ये हैं, अब इसके बेसिस पे आप डिसाइड कर लीजिए क्या करना है। यस और नो? तो वही तो बात बेटा मटेरियल की है, वही बात तो मटेरियल की है। हमें स्पेसिफिकेशन पता है, जो भी मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है हम उसका टेस्ट कर लेंगे। और कोई भी टेस्ट होता है, उस टेस्ट का प्रोसीजर की एक गाइडलाइन होती है। ऐसे थोड़ा कि जैसे मन करा वैसे टेस्ट कर लिया। तो प्रोसीजर और स्पेसिफिकेशन, तो टेस्ट की स्पेसिफिकेशन भी आपको आईआरसी ने बता दी। लो, तो अब तुम क्या कर रहे हो फिर? तुम्हारा काम क्या है? स्पेसिफिकेशन क्या है मैं यूज की, कंस्ट्रक्शन की, वो भी आईआरसी ने बता दी। टेस्ट कैसे करेंगे, कौन कौन से टेस्ट होंगे, वो भी आईआरसी ने बता दिया। तो करना क्या है हमें? हमें बस इस पूरी कहानी को समझना है और कुछ नहीं करना है।
हमें बस इस पूरी कहानी को समझना और वही मेरा काम है जो मैं आपको समझाऊंगा। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। तो इस पूरे चैप्टर को बेटा हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे अपने हिसाब से, अपने सिलेबस के हिसाब से। इस पूरे चैप्टर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो हाईवे मटेरियल हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, हाईवे मटेरियल हम लोग ऐसे पढ़ेंगे। तो यहां से पढ़ेंगे हम लोग सबसे पहले टेस्ट ऑन द मटेरियल। टेस्ट ऑन द मटेरियल क्या प्रोसीजर होते हैं, क्या स्पेसिफिकेशन होता है, और एक पढ़ लेंगे मार्शल मिक्स डिजाइन। तो गेट में दोनों से सवाल आते हैं जनरली इस टॉपिक से। जनरली इस टॉपिक से आपको 1 नंबर का सवाल मिलता देखने को, और यहां से 2 नंबर का सवाल देखने को मिलता है मार्शल मिक्स डिजाइन से, बस। तो हमारा मेन फोकस किस पे होगा, हमारे डिस्कशन का जो मेन फोकस होगा वो होगा बेटा मार्शल मिक्स डिजाइन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब इसको भी तो नहीं छोड़ सकते हैं। तो यहां पर कौन कौन से मटेरियल थे, आपने बोला सर हमारे पास एग्रीगेट है, सर हमारे पास बिटुमिन है, सर हमारे पास कंक्रीट है, सर हमारे पास सॉयल है, सर हमारे पास सॉयल है। दीज आर द मटेरियल्स, यस और नो, दीज आर द मटेरियल्स। अब देखो कंक्रीट के बारे में आप आरसीसी में बहुत पढ़ते हैं, और साथ साथ आपका एक सब्जेक्ट है बीएमसी, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। तो कंक्रीट के बारे में ज़्यादा हम लोग यहाँ पर बातचीत नहीं करेंगे। आरसीसी में और बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन में कंक्रीट के बहुत सारे टेस्ट और प्रॉपर्टीज के बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो इस पार्ट को यहाँ पर हम लोग कट, मैंने बोला ना कंटेंट बहुत ज़्यादा है, अब उसको कैसे कम टाइम पे हम लोग कवर करें। तो इस पूरे चैप्टर का वेटेज है आपका 1 से 2 नंबर का गेट में, 1 to 2 मार्क्स का वेटेज है गेट में। तो भैया उसी तरीके से हम लोग इसको इफेक्टिवली कवर करने के लिए थोड़ा सी अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर हम लोग अननेसेसरी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बारे में आप आरसीसी और बीएमसी में डिटेल में बात करेंगे। सॉयल के जो टेस्ट होते हैं उसके लिए एक सब्जेक्ट आप डिटेल में पढ़ते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉयल मैकेनिक्स या जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, यस और नो। बट ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं, जो काम की चीजें हैं मैं जरूर बताऊंगा। तो सॉयल से रिलेटेड हम लोग 2 टेस्ट की बात करेंगे बेटा। एक होगा प्लेट लोड टेस्ट, एक होगा प्लेट लोड टेस्ट, और दूसरा होगा हमारा सीबीआर टेस्ट। ये 2 टेस्ट मैं डिस्कस करूंगा सॉयल से रिलेटेड, बट अभी नहीं, इस चैप्टर में नहीं, समझ रहे हो। तो ये दोनों टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे जब हम बात कर रहे होंगे नेक्स्ट चैप्टर की डिजाइन ऑफ द पेमेंट। तो हम लोग फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए सीबीआर टेस्ट करेंगे, और रिजिड पेमेंट की डिजाइन के लिए प्लेट लोड टेस्ट करेंगे। तो यहां पर इसका एप्लीकेशन मैं रिलेट करके दिखाऊंगा आपको कि फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए आपने सीबीआर टेस्ट क्यों किया, और रिजिड पेमेंट के लिए आपने प्लेट लोड टेस्ट क्यों किया, सॉइल की प्रॉपर्टीज को एसेस करने के लिए। इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे जब हम लोग बात कर रहे होंगे लास्ट चैप्टर की, दैट इज गोइंग टू बी द डिजाइन ऑफ द फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेमेंट। क्लियर है। तो सर यहाँ क्या पढ़ाएंगे, यहाँ पर कुछ टेस्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एग्रीगेट के, लगभग 3 टेस्ट डिस्कस करेंगे, 3 से 4 टेस्ट डिस्कस करेंगे हम लोग बिटुमिन के, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे मार्शल मिक्स डिजाइन की। ये डिस्कशन होने वाला है, ये अप्रोच रहने वाली। क्लियर है। तो टोटल इस चैप्टर में हम लोग 7 से 8 टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। 6 टेस्ट आपको मैं पढ़ाऊंगा, 6 से 7 टेस्ट यहीं पे अभी, और 2 टेस्ट हम लोग पढ़ेंगे डिजाइन ऑफ पेमेंट में। और जब बताऊंगा तो बता भी दूंगा आपको, जब पढ़ाऊंगा तो बता भी दूंगा कि ये आपके हाईवे मटेरियल का टॉपिक है। ठीक है, अप्रोच क्लियर है बेटा। अब अगला सवाल आता है कि सर एग्जाम में सवाल कैसे आता है। तो बेटा यहां से तो तुम्हें देखने को मिलता है न्यूमेरिकल, यहां से तुम्हें देखने को मिलता है न्यूमेरिकल। और अगर मैं बात करूं टेस्ट ऑन मटेरियल, ये जो आपका टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है थ्योरेटिकल या फिर स्पेसिफिकेशन बेस्ड या फिर टेस्ट प्रोसीजर, ये देखने को मिलता है। और टेस्ट बड़े सिंपल से आते हैं, क्वेश्चन में बहुत सिंपल से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि भाई किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को एसेस करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, या किसी पर्टिकुलर टेस्ट, जैसे इन्होंने लिख दिया अरिजीत ने एब्रेशन टेस्ट,
तो सवाल आपसे पूछा जाएगा एब्रेशन टेस्ट से एग्रीगेट की किस प्रॉपर्टी को आप एसेस करते हैं। तो कभी कभी सिंगल सिंगल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी कभी मैचिंग में पूछ देते हैं। 4 टेस्ट लिख देंगे और 4 उनके प्रॉपर्टी लिख देंगे, कहेंगे करेक्ट मैच करा दो। ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं फ्रॉम दिस टॉपिक, ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? कैसे क्वेश्चन आते हैं फ्रॉम दिस टॉपिक, दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? और यहां से एक अच्छा न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलता है। तो उसी तरीके से अब हम लोग इस चैप्टर की करने जा रहे हैं शुरुआत। ठीक है, कर सकते हैं शुरू? अप्रोच क्लियर है? कर सकते हैं, अपने डिस्कशन को स्टार्ट कर सकते हैं, यस और नो? कैन वी स्टार्ट अवर डिस्कशन बेटा, यस और नो? तो शुरू करते हैं। और पहले हम लोग बात करेंगे एग्रीगेट के बारे में, और एग्रीगेट के कुछ टेस्ट समझते हैं और क्या उनके प्रोसीजर ये समझते हैं। तो पहला टेस्ट हम कर रहे हैं इंपैक्ट टेस्ट। टेस्ट क्यों कर रहे हैं भैया? जब रोड पे आप इस एग्रीगेट को यूज करेंगे कंस्ट्रक्शन के लिए, ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन या फिर जब इसमें ट्रैफिक का मूवमेंट होगा, तो उसमें इंपैक्ट लोडिंग आएगी कि नहीं आएगी? बोलो। ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, जिस समय आप कंस्ट्रक्शन कर रहे होंगे, ऐसा ना हो पेमेंट बनाने गए, इतना पुअर क्वालिटी का मटेरियल यूज कर लिया कि कंस्ट्रक्शन के टाइम ही फेल कर गया, कंस्ट्रक्शन से ही फेल हो गया। तो अब जाहिर सी बात है हमारा मटेरियल वो सभी लोडिंग के इफेक्ट को बियर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसको हम लोग पहले ही चेक कर लेते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को चेक कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सम लैब टेस्ट। तो जब कभी भी टेस्ट किया जाता है तो कोशिश हम ये करते हैं कि जो एक्चुअल कंडीशन है उसी कंडीशन में टेस्टिंग की जाए। तो जब कभी अगर आप किसी भी लैब में जाओगे तो आप देखोगे जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है उसी तरीके से सिमुलेशन किया जाता है, यस और नो? जैसे तुमने सुना होगा कि अगर किसी को स्पेस में जाना है तो उसको यहाँ, अब ऐसा तो नहीं कि स्पेस में जाके ट्रेनिंग कराएंगे, तो यहां पर आप क्या कर रहे हैं, उसी तरीके से लैब क्रिएट करते हैं जहां पर आप ग्रेविटी को चेंज कर देते हैं ताकि उसी कंडीशंस में आप उनको क्या कर पाए, प्रिपेयर कर पाए और चेक कर पाए। सुना है कि नहीं सुना है? हाँ? सुना है या नहीं सुना है? यस और नो? जैसे अब आप अभी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, यही गलती होती है आपसे। अब आप जब टेस्ट सीरीज देते तो आप इस बात की इंपॉर्टेंस को नहीं समझते हैं। टेस्ट सीरीज क्यों बनाई गई? ताकि आप उस एग्जाम के प्रेशर को हैंडल करना सीख पाए बिफोर द एग्जाम। लेकिन हमसे गलती क्या होती है, हम टेस्ट सीरीज देते हैं आराम से लेट के रजैया ओढ़ के, समझ लो, ऐसे मोबाइल खोल लिया, क्वेश्चन देख रहे हैं, ना कोई पेन ना कोई कॉपी, क्वेश्चन आया चलो ए लगा दो। तो कहां से इस टेस्ट का कोई फायदा हुआ क्या? आप ही बताओ। लेकिन आप सोचो जिस तरीके से आप फाइनल एग्जाम में जितने सीरियस रहने वाले हो, जितने डेडिकेटेड रहने वाले हो, उसी तरीके से अगर आपने हर प्रीवियस टेस्ट को दिया है, उसी तरीके से, उसी शिद्दत से, उसी ईमानदारी से, उसी डेडिकेशन से आपने प्रैक्टिस की है, टेस्ट दिया है, तो फाइनल एग्जाम वाले दिन कोई खास दिक्कत आपको होगी नहीं। और जितने रजैया वाले होते हैं फिर कहेंगे सर हमें सवाल सब आते थे, पता आपको? वो मेरे को जो कंप्यूटर मिला था ना टेस्ट में, जब हम मेन पेपर देने गए थे गेट का, उसका सर माउस नहीं चल रहा था, पता नहीं क्या दिक्कत थी। इस वजह से मैंने नंबर कम आया। अगर माउस चल रहा होता तो हम टॉप कर जाते, पता है आपको सर? ये नहीं बताएंगे चल क्या रहा था, समझ रहे हो? तो टेस्ट को बड़ा सीरियस लेना चाहिए, टेस्ट को बड़ा, और एक्चुअल कंडीशंस पे ही जो फील्ड में कंडीशन होने वाली है, उन्हीं कंडीशंस की सिमिलर कंडीशंस हम क्रिएट करना चाह रहे हैं अपने लैब में, ताकि हम मटेरियल की एक्चुअल परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाएं और उसको फील्ड से डेटा से रिलेट कर पाएं। तो ये खेल है। अब एग्रीगेट पे व्हील जब चलेगा, मूव करेगा ट्रैफिक, तब इंपैक्ट लोडिंग होगा, लेकिन हमें कंस्ट्रक्शन के पहले ही इंपैक्ट चेक करना है कि कितना इंपैक्ट लोड बियर कर सकता है या इसकी स्ट्रेंथ क्या है।
तो अब हमें लैब में उसी तरीके की सिचुएशन बनानी पड़ेगी, और उस टेस्ट में तुम्हें नहीं लगता है वहां पर हमें कुछ टेस्ट एपरेटस की जरूरत होगी? यस और नो? टेस्ट एपरेटस की जरूरत होगी। तो सुनो बेटा, सबसे पहला काम क्या है? क्या इवेल्युएट करना चाह रहे हो? टफनेस ऑफ द एग्रीगेट। इंपैक्ट टेस्ट से अब देखो, तो बहुत कुछ लिखा हुआ थ्योरेटिकल, मैं जिन जिन पॉइंट को हाईलाइट कर रहा हूं बस आपको वो ध्यान रखना है, सब याद नहीं करना है, सब याद नहीं करना है। तो भैया इंपैक्ट टेस्ट से हम टफनेस निकालते हैं, ब्रेक डाउन अंडर द एप्लीकेशन ऑफ इंपैक्ट लोड, अंडर द एक्शन ऑफ इंपैक्ट लोड। तो इसको हम डिफाइन करने के लिए एक वैल्यू निकालना चाहते हैं, इंपैक्ट वैल्यू। इंपैक्ट वैल्यू की हेल्प से, इंपैक्ट वैल्यू की हेल्प से हम डिफाइन कर रहे हैं एग्रीगेट की टफनेस को। अब ये इंपैक्ट वैल्यू निकलेगी कैसे, ये बात समझ लीजिए। तो सेटिस्फैक्ट्री रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड क्रशिंग का अंडर द रोलर, जिस समय आप कंस्ट्रक्शन कर रहे होंगे तो एग्रीगेट के ऊपर घूमेगा रोलर, एग्रीगेट में स्ट्रेंथ नहीं होगी, एग्रीगेट हो जाएगा फेल। एडिक्वेट रेजिस्टेंस टू द सरफेस एब्रेशन अंडर द ट्रैफिक। Aggregate used in the road construction should be strong enough to resist the abrasion and the crushing and also the impact load. Toughness is the amount of energy per unit volume that a material can absorb before the failure. तो जो जो चीजें होने वाली हैं, जिन जिन हालातों से, परिस्थितियों से हमारे एग्रीगेट को फाइट करनी है, टेस्ट कर लेते हैं पहले ही। तो इस पूरी स्लाइड में केवल एक बात इंपॉर्टेंट थी जो तुम्हें याद रखनी है कि इस प्रॉपर्टी के लिए ये टेस्ट करते हैं। याद रहेगा? ये सवाल है तुम्हारा, ये गेट का सवाल है। एक सवाल नहीं, दो सवाल हैं। कहेगा इंपैक्ट टेस्ट से क्या, कौन सी प्रॉपर्टीज एसेस करते हैं? तो आएगा टफनेस। फिर पूछेंगे टफनेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, टफनेस को मेजर करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? तो आंसर हो जाएगा इंपैक्ट टेस्ट। ये दो सवाल हैं, ये दो सवाल हैं गेट के। क्लियर है? चलिए भाई, तो भैया क्या क्या अपरेटस रिक्वायर्ड है? एक तो इंपैक्ट टेस्टिंग मशीन होनी चाहिए, टैंपिंग रॉड होनी चाहिए जिससे आप कॉम्पैक्शन वगैरह करेंगे, ट्रॉवल होना चाहिए, सिलेंड्रिकल माउल्ड, लेवलिंग रॉड और वेइंग बैलेंस तराजू। इतना अपरेटस चाहिए। और लैब में चलें। आओ भाई लैब में आ जाओ। सबसे पहला काम क्या करो, एक कोर्स एग्रीगेट ले लो। पेन जानते हो ना, कटोरा? अरे पेन जानते हो ना, देखा होगा पेन। यस और नो? पेन विल लुक समथिंग लाइक दिस। इसमें क्या कर लो, एग्रीगेट ले लो, भर लो इसमें एग्रीगेट। इसमें एग्रीगेट क्या कर लिए, भर लिए। कितने? 350 ग्राम। सर 350 ग्राम कैसे पता चलेगा? तो वेइंग मशीन है ना हमारे पास। तो 350 ग्राम एग्रीगेट ले लो, 350 ग्राम एग्रीगेट ले लो और उसको यहां पर क्या कर दो, फिल कर दो। अरेंज द सीव इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द दियर साइज। आ रहे हैं, साइज पे आ रहे हैं, अब है, आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। तो अब आपके पास सीव होती हैं, उन सीव को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, मतलब बड़ी ओपनिंग ऊपर, उससे छोटी ओपनिंग नीचे, और सबसे नीचे क्या आ जाएगा, पैन आ जाएगा। सबसे ऊपर इस एग्रीगेट को रखो और इसको ले जाओ सीव सेकर में। मैकेनिकल सीव सेकर में ले गए, फिट कर दिया, सीव सेकर को ऑन कर दिया, सीव सेकर को ऑन कर दिया। नोट डाउन द एम्प्टी वेट ऑफ द सिलेंडर। जो आपका माउल्ट सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल माउल्ट, उसका एम्प्टी वेट W1 नोट कर लो, और देन फिल द सिलेंडर विद द एग्रीगेट्स रिटेनिंग ऑन द 10 mm सीव। करा क्या था आपने, सबसे पहले लगाई 12.5 mm की सीव, फिर लगाई आपने 10 mm की सीव, फिर आपने लगाई एक पेन, और इसके ऊपर रखे थे एग्रीगेट, इसके ऊपर रखे थे एग्रीगेट। सीव सेकर में जब आपने इसको थोड़ी देर के लिए सेक किया तो इनके साइज के हिसाब से क्या हुआ, यहां पर एग्रीगेट्स आ गए। तो जो 10 mm पे एग्रीगेट रिटेन कर गए हैं, जो 10 mm पे एग्रीगेट रिटेन कर गए हैं, उस पे हम करने वाले हैं ये टेस्ट। वी विल यूज दिस एग्रीगेट फॉर द टेस्टिंग द एग्रीगेट रिटेन्ड ओवर द 10 mm सीव। द एग्रीगेट रिटेन्ड ओवर द 10 mm सीव। तो जितने भी 10 mm के पे रिटेन्ड थे, उनको सिलेंड्रिकल जो माउल्ड था, माउल्ड पे फिल करने के पहले आपने केवल माउल्ड का वेट ले लिया, वो था W1।
खाली सिलेंड्रिकल माउल्ट का वेट ले लिया W1, और अब ये 4 लेयर में ये क्या कर दिए, एग्रीगेट क्या कर दिए, फिल कर दिए। अब क्या करिए, अब एग्रीगेट और माउल्ड, ये खाली माउल्ड था, ये खाली माउल्ड था बेटा, इसका वेट हो गया W1, और अब ये जो आपने 10 mm पे रिटेन्ड वाले भर दिए, इनका कंबाइंड वेट हो गया W2। हो जाएगा। खाली माउल्ड का वेट ले लो, और 10 mm पे जो रिटेन्ड सीव एनालिसिस के बाद जो एग्रीगेट मिले, उनको उनको भरने के बाद अब इस टोटल का वेट ले लो, वो हो गया W2। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलें। आओ आगे देखते हैं। अगला स्टेप में क्या कर लेते हैं, प्लेस द सिलेंडर मोल्ड, जो सेटअप है आपका उसमें क्या कर दीजिए, प्लेस करिए, भी सेटअप दिखाऊंगा। फिर हमारे पास एक हैमर होता है, इंपैक्ट लोडिंग अप्लाई करनी है ना, इंपैक्ट लोडिंग अप्लाई करनी है, तो हैमर की हेल्प से हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। कितने ब्लोस प्रोवाइड करेंगे, 15 बार। 15 बार ये लोडिंग, 15 बार ये हैमर का वेट हम ड्रॉप करेंगे अपने एग्रीगेट पे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो ये ब्लोज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका इंटरवल 1 सेकेंड से कम नहीं होना चाहिए। इंटरवल शुड नॉट बी लेस देन 1 सेकेंड। ये सब गाइडलाइन स्पेसिफिकेशन चल रही है, टेस्ट का प्रोसीजर आपको बताया जा रहा है। हो गया 15 ब्लोस। तो मान लो किसी एक हाइट से आपने अपने इस माउल्ड पे हैमर को ड्रॉप किया, एक बार ड्रॉप किया, फिर ऊपर ले गए, दोबारा ड्रॉप किया। कितनी बार ड्रॉप करना है, 15 बार, और इनका इंटरवल 1 सेकेंड से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब जाहिर सी बात है यार, तुमने एग्रीगेट को के ऊपर अगर ये लोड अप्लाई किया है, इंपैक्ट लोडिंग अप्लाई किया है, तो एग्रीगेट क्रश होगा कि नहीं होगा, एग्रीगेट डैमेज होगा या नहीं होगा, या नहीं होगा। मैनुअल से ही बता रहा हूं बेटा, मैनुअल से ही बता रहा हूं, मैनुअल से ही टेस्ट बता रहा हूं। यस और नो? तो जाहिर सी बात है, इस लोडिंग की वजह से एग्रीगेट क्या हो गया, क्रश हो गया। अब आओ, ट्रांसफर द एग्रीगेट टू द सीव ऑफ 2.36 mm। पूरा जो क्रस्ट वाला है उसमें कुछ बड़े पार्टिकल भी होंगे, कुछ छोटे पार्टिकल भी होंगे। 2.36 mm सीव में इसको डाल दो। लोडिंग के बाद माउल्ड में जो कुछ जैसा भी माउल्ड में एग्रीगेट हैं उनको लो, और 2.36 mm सीव में क्या कर दो, डाल दो। उसके बाद सीव सेकर में ले जाओ, और जितना वेट 2.36 mm से पास हो जा रहा है, जितना वेट 2.36 mm से पास हो जा रहा है, उसको नोट कर लो, W3 हो गया वो। 3 वेट आ गए, 3 वेट आ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वेट खाली माउल्ड का वेट, पहला वेट क्या था, खाली माउल्ड का वेट, सिलेंड्रिकल जो माउल्ड था। W2 क्या था, माउल्ड प्लस एग्रीगेट रिटेन्ड ओवर द 10 mm सीव। जो 10 mm के ऊपर हमारे सीव रह गए थे उनको फिल करा, तो टोटल वेट हमारा हो गया W2, माउल्ड का वेट और एग्रीगेट का वेट। और 2.36 mm से जितना मटेरियल पास कर गया, जितना एग्रीगेट पास कर गया आफ्टर द क्रशिंग, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द इंपैक्ट लोड, उसको आपने बोल दिया W3। बताओ, W1, W2, W3 में कोई दिक्कत किसी को अब तक? W1, W2, W3 में किसी को कोई दिक्कत अब तक? कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। इफ एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम यू कैन टेल मी। कोई प्रॉब्लम नहीं, खत्म हो गया। इतने डेटा की हेल्प से अब फिर से एक बार पूरा फिर से देख लो, रियलाइज कर लो। 350 ग्राम एग्रीगेट लिया, 12.5 mm की सीव, 10 mm की सीव, और ये पेन। फील होना चाहिए ना, पूरा टेस्ट फील होना चाहिए। 12.5 mm की सीव, 10 mm की सीव और पेन, इन सबको अरेंज कर लिया, इन सबको अरेंज कर दिया। 12, 12.5, 10 और पेन, एग्रीगेट को इसमें फिल कर दिया। देख रहे हो जादू? एग्रीगेट को इस पे रखा, चलते हैं सीव सेकर में, ऑन कर दिया इसको, सब टाइट वाइट करके इसको क्या कर दिया, ऑन कर दिया। अब ये ऐसे ऐसे सेक होगा, और जब ये ऐसे ऐसे सेक होगा तो इनके साइज के हिसाब से सब मटेरियल पास हो रहा होगा। बोलो हाँ या ना? सेकिंग करने के बाद डब्बे को उठाओ, ये है तुम्हारा सेटअप, ये है तुम्हारा सिलेंड्रिकल माउल्ड,
इसका जो अभी वेट है वो W2 है। 10 mm पे रिटेन्ड एग्रीगेट आपने फिल कर दिया और ये आपका सिलिंड्रिकल मोल्ड है, इसको पोजीशन पे कर दीजिए प्लेस। तो जिन बच्चों ने कॉलेज की लैब में ये टेस्ट किया होगा उनको बहुत अच्छी तरीके से वो यादें ताजा हो रही होंगी, और जिन्होंने अभी नहीं किया है तो जब वो टेस्ट करेंगे तो उन्हें इस क्लास की यादें ताजा हो जाएंगी, ये गारंटी है। अब क्या करते हैं, इसमें दो हैंडल लगे होते हैं और ये देखो इसमें असेंबली होती है, ये आपका वेट है। इस तरीके से ऐसे हैंडल ऊपर उठाओ और छोड़ दो, समझ रहे हो? एक बार हो गया, फिर इसको नीचे से ऊपर लाओ, छोड़ दो, लोड गया नीचे, 2 बार हो गया। ऐसे करना कितनी बार? 15 बार ये लोड अप्लाई कर दिया। अब ये पूरा क्रश हो चुका है, इसको उठाओ 2.36 mm सीव में ले जाओ। इसको पूरा यहाँ पे ड्रॉप किया, फिर से सीव सेकर में ले गए, और सीव सेकर में ले जाने के बाद जितना मटेरियल पास कर गया था 2.36 mm सीव से, वो W3 आपने नोट कर लिया। वो W3 आपने क्या कर लिया? नोट कर लिया। क्लियर है बेटा? ठीक है। तो 15 ब्लो 390 mm के अप्रॉक्स हाइट होती है और 13.8 समथिंग केजी इसका वेट होता है। क्लियर है? स्पेसिफिकेशन की बात कर रहा हूं। अगर ये तीनों पता है तो भैया ये लो, तुम्हारे एग्रीगेट की इंपैक्ट वैल्यू टेस्ट पता चल गई। जो एग्रीगेट आपको दिया गया था उसका इंपैक्ट वैल्यू टेस्ट आपने कर दिया, उसका इंपैक्ट वैल्यू आपको पता चल गई। W3 माइनस W2 माइनस W1 इंटू 100। अरे कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। W2 माइनस W1 करोगे तो क्या आ जाएगा? ये वेट ऑफ द ओरिजिनल एग्रीगेट, लोड अप्लाई करने के पहले जो एग्रीगेट था माउल्ड में, ये वही वेट तो लिखा हुआ है। ये W2 माइनस W1 क्या है? W2 माइनस W1 क्या है? मटेरियल जो माउल्ड और प्लस एग्रीगेट के वेट में से माउल्ड का वेट आपने हटा दिया तो एग्रीगेट का वेट आ गया ना। इतना ओरिजिनल वेट था, इतना वेट हो गया जो क्रश होने के बाद मिला है। ये W3 जो है वो क्रश होने के बाद मिला है। परसेंटेज में इंपैक्ट वैल्यू निकाल लेंगे। अगर एग्रीगेट स्ट्रांग होगा तो W3 की वैल्यू कम होगी। देख लो, अगर एग्रीगेट स्ट्रांग होगा, सुपीरियर क्वालिटी का होगा, वो लोड को बियर कर गया होगा, तो W3 की वैल्यू कम होगी। अगर मटेरियल आपका एग्रीगेट इंफीरियर क्वालिटी का रहा होगा, वीक मटेरियल रहा होगा, तो W3 की वैल्यू ज्यादा होगी। समझ गए हो? तो मान लो जितना वेट लिया था पूरा का पूरा वेट 2.36 mm सीप से पार कर गया, पूरा ही वेट, तो इंपैक्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो इंपैक्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी? इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द इंपैक्ट वैल्यू। एक बार आपने इंपैक्ट वैल्यू निकाल ली। अब देखो, अगर एग्रीगेट इंपैक्ट वैल्यू 20% से कम है, अरे एक नहीं 100 मल्टीप्लाई बाई 100 भी था गीतांशु, मल्टीप्लाई बाई 100 भी था बेटा। ये कहां चला गया? पूरा वेट अगर पास कर जाएगा तो 100 हो जाएगा ना इंपैक्ट वैल्यू। इन दैट केस द इंपैक्ट वैल्यू इज गोइंग टू बी 100। यस और नो? तो क्या बोला मैंने? अगर अब आपके पास स्पेसिफिकेशन भी अवेलेबल है, अगर एग्रीगेट की इंपैक्ट वैल्यू 20% से कम है, मतलब फॉर एग्जांपल 100 ग्राम एग्रीगेट लिया था, 100 ग्राम एग्रीगेट लिया था हमने, और केवल 20 ग्राम जो है वो क्या हुआ? पास कर गया लोडिंग अप्लाई करने के बाद। W3 20 ग्राम है या 5 ग्राम है, तो जाहिर सी बात है वो एग्रीगेट बहुत स्ट्रांग रहा होगा, तभी तो वो इस लोड को बियर कर गया। तो इंपैक्ट वैल्यू अगर कम है, इसका मतलब क्या है? एग्रीगेट हमारा स्ट्रांग है। तो अगर कोई भी एग्रीगेट जिसकी इंपैक्ट वैल्यू 20% से कम आ रही है, उसको आप बोल सकते हैं एक्सेप्शनली स्ट्रांग एग्रीगेट है। पता चल गई क्वालिटी? यस और नो? सॉरी, हाँ 10%। 10 से 20% है तो स्ट्रांग हो गया, 20 से 30% है तो सेटिस्फैक्ट्री फॉर द रोड के सर्विसिंग वर्क के लिए। टॉप सरफेस जो है
उसके लिए इस तरीके का एग्रीगेट यूजफुल होगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? और अगर ग्रेटर देन 35% आ रहा है तो वीक फॉर द रोड सर्फेसिंग, इस एग्रीगेट को रोड के टॉप सरफेस के लिए यूज मत करिए। कोई बात नहीं, अगर कोई ऐसा एग्रीगेट है जिसका इंपैक्ट वैल्यू 35% से ज्यादा आ रहा है, उस केस में हम क्या करेंगे, सरफेसिंग वर्क के लिए इसको यूज नहीं करेंगे। पता चल गई सुटेबिलिटी, किस मटेरियल को किस वर्क के लिए यूज करना है। स्पेसिफिकेशन और टेस्ट की हेल्प से, स्पेसिफिकेशन और टेस्ट की हेल्प से ये सुटेबिलिटी आपको पता चल गई, यस और नो? यही तो मकसद था हमारा, यही तो चाहत थी, यही तो चाहत थी। हम यही जानना चाह रहे थे कि हमारा मटेरियल यूजफुल है तो किस कंस्ट्रक्शन के लिए यूजफुल है, किसके लिए यूजफुल नहीं है, यही जानने के लिए तो हम उत्साहित थे। तो ये कैसे पता चला? जब आपके पास स्पेसिफिकेशन है, जब आपके पास स्पेसिफिकेशन है और जब आपके पास एक्चुअल आपके टेस्ट के रिजल्ट हैं। जब आपके पास स्पेसिफिकेशन है, जब आपके पास रिजल्ट है, तो आर है, आर अमन सब बता के जाएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? सब सब वादा है तुमसे, सब बता के जाएंगे, है सब है इसमें, ठीक है? तो in this way we can perform the impact value, we can calculate the impact value test on the aggregate। सर ये टेस्ट आपने अपनी मर्जी से बता दिया क्या? अरे नहीं भैया, और भी हमारे पास गाइडलाइन है। देखो, टाइप ऑफ पेमेंट, कैसा कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हो, उसके लिए इम्पैक्ट वैल्यू किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इम्पैक्ट वैल्यू ऑफ द एग्रीगेट शुड नॉट बी मोर देन, जैसे वियरिंग कोर्स, बिटुमिनस सर्फेसेस, पेनिट्रेशन मैकेडम, बात करेंगे आगे चल के इसमें, सीमेंट कंक्रीट रोड, वाटर बाउंड मैकेडम बेस कोर्स विद द बिटुमिनस सरफेस, बिटुमिन बाउंड मैकेडम विद द बेस कोर्स। अलग अलग टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए क्या गाइडलाइन है, सब आपके पास अवेलेबल है। दीज आर द स्पेसिफिकेशन। किसी पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन के लिए क्या मटेरियल के आपकी रिक्वायरमेंट है, वो आपको बता दी गई है। अब तुम्हें जो भी एग्रीगेट दिया गया था, जिसका अभी अभी आपने इंपैक्ट वैल्यू निकाला है, उस इंपैक्ट वैल्यू को देखने के बाद क्या आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा, क्या आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि इस मटेरियल को हम कहां पर यूज कर सकते हैं? बताओ, यही तो हम चाहते थे। तो सर आपने ये जो टेस्ट बता दिया है, इनके लिए कोई स्पेसिफिकेशन है? हाँ बिल्कुल स्पेसिफिकेशन है। और ये टेस्ट का प्रोसीजर तो मैंने बहुत आपको लिमिटेड और प्रिसाइज वे में बताया। सर इतने से मेरा काम चलेगा नहीं सर, मुझे ना टॉपिक पढ़ के बहुत आ गया इंटरेस्ट, अब मुझे कुछ अलग करना है सर इस टेस्ट मटेरियल के टेस्ट की फील्ड में। तो यू कैन गो फॉर द डिटेल्ड स्टडी, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आई विल टेल यू द रेफरेंसेस। मैं आपको रेफरेंस जरूर बताऊंगा जिनसे आप इन सभी टेस्ट प्रोसीजर को डिटेल में फॉलो कर सकते हैं। अभी जो हम लोगों ने डिस्कशन किया है दैट इज टोटली एज पर आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इम्पैक्ट टेस्ट के बारे में जानकारी अगर हो गई है तो चैट बॉक्स में इस बात की अपनी कंफर्म कर दीजिए एक बार। एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स इफ द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टेस्ट। अगले टेस्ट के बारे में बातचीत कर लेते हैं, और ये है क्रशिंग वैल्यू टेस्ट। ये है क्रशिंग वैल्यू टेस्ट। देखो दोनों ही टेस्ट का बेसिक प्रिंसिपल सेम है। इंपैक्ट वैल्यू टेस्ट में आपने लोडिंग इस तरीके से अप्लाई की कि वो इंपैक्ट लोडिंग लगे। एग्रीगेट में आपने लोडिंग अप्लाई की और वो लोडिंग कैसी थी? इंपैक्ट लोडिंग थी। क्रशिंग वैल्यू का भी फंडा वही है, सेम अभी बताऊंगा मैं। क्रशिंग वैल्यू का भी फंडामेंटल वही है, बट अब हम यहां पर क्या चाहते हैं कि जो लोड अप्लाई करें वो कंप्रेसिव लोड और ग्रेजुअल लोड हो। अब हम अपने एग्रीगेट को की परफॉर्मेंस को चेक करना चाह रहे हैं अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेजुअल लोड। अब इंपैक्ट लोडिंग की बात नहीं हो रही है, तो भैया ग्रेजुअल लोड अप्लाई करने के लिए इंस्ट्रूमेंट चेंज हो जाएंगे, बाकी बातें तो वही रहेंगी, बाकी बातें तो वही रहेंगी, यस और नो?
तो लेट्स मूव फर्दर। देखिए, तो assess the strength of the course aggregate used in the pavement components under the gradually applied load and to determine the aggregate crushing value of the given sample of the aggregate. The aggregate crushing value provides a relative measure. It provides a relative measure of the resistance to the crushing under the gradually applied load. और लोड कैसा अप्लाई करेंगे? कंप्रेसिव लोड अप्लाई करेंगे। द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एग्रीगेट रिक्वायर्ड इन एनी कंस्ट्रक्शन इज, भैया कंस्ट्रक्शन के लिए आप कोई भी मटेरियल यूज करेंगे तो इट शुड हैव सेटिस्फैक्टरी रेजिस्टेंस टू द क्रशिंग अंडर द रोलिंग ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। यस और नो? एडिक्वेट रेजिस्टेंस होना चाहिए, सरफेस एब्रेशन होना चाहिए अंडर द ट्रैफिक मूवमेंट। अब इसका प्रोसीजर भी समझ लेते हैं। कि कैसे अब हम क्रशिंग वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। लो भाई, सर हमें तो डिटेल में पढ़ना है, तो जितने भी टेस्ट हैं एग्रीगेट के कहां पर मिल जाएंगे? IS 2386 पार्ट 4, इंडियन स्टैंडर्ड 2386 पार्ट 4, मेथड्स ऑफ द टेस्ट फॉर द एग्रीगेट, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज निकालने के लिए जो भी टेस्ट हैं सब यहां पर दिए हुए हैं। एग्रीगेट की मटेरियल प्रॉपर्टीज को एसेस करने के लिए जितने भी टेस्ट रिक्वायर्ड हैं वो सब यहां पर आपको क्या किए गए हैं? प्रोवाइड किए गए। और भी हमारे पास है IS 3831970 जो आपको बताएगा स्पेसिफिकेशन फॉर द कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट। प्रॉब्लम खत्म। दो जगह आपको चाहिए था ना हेल्प, इन्हीं दोनों चीजों में तो आपको हेल्प चाहिए थी कि सर एक टेस्ट का प्रोसीजर क्या है, उसके तरीके बता दीजिए। मटेरियल जो हम यूज करना चाह रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन में, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, सर वो बता दीजिए। बता दिया। हैप्पी? कौन था ऊपर? कोई पूछ रहा था सर, एनी स्पेसिफिकेशन कुछ पूछ रहे थे ना? पूछ रहे थे? क्लियर है बेटा? क्लियर है? क्लियर है? दीज गाइडलाइंस, दीज स्पेसिफिकेशन, ये जानकारी सभी को क्लियर है? यस और नो? बोलो बेटा। चलिए आगे बातचीत कर लेते हैं। तो अब क्या बोला गया? IRC हैव स्पेसिफाइड एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू ऑफ द कोर्स एग्रीगेट यूज्ड फॉर सीमेंट कंक्रीट सरफेस शुड नॉट एक्सीड 3%। सीमेंट कंक्रीट के लिए, सरफेस कोर्स के लिए अगर आप एग्रीगेट यूज कर रहे हैं तो सीमेंट रोड के लिए ये वैल्यू 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बता दी गई स्पेसिफिकेशन, पता चल गई स्पेसिफिकेशन, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और अगर फॉर एग्रीगेट्स यूज्ड फॉर द कंक्रीट अदर देन सरफेस द एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू शुड नॉट एक्सीड 45%। यही सब तो स्पेसिफिकेशन हमें चाहिए। तो मान लो मुझे कहीं पर कंक्रीट की रोड बनानी थी और सरफेस कोर्स पे काम करना था, टॉप सरफेस का कंस्ट्रक्शन करना था, उसके लिए मुझे एग्रीगेट रिक्वायर्ड था। मैं गया, एग्रीगेट लाया और मैंने एग्रीगेट की क्रशिंग वैल्यू चेक करी और वो आ गई 32%। फॉर एग्जांपल वो आ गई 32%। तो क्या उस एग्रीगेट को मैं कंक्रीट रोड के सरफेस वर्क के लिए यूज कर सकता हूं? या आप मुझे बता दीजिए हाँ या ना में। मैंने जो एग्रीगेट पे टेस्ट किया, जो मेरे पास मटेरियल अवेलेबल था, उसकी क्रशिंग वैल्यू आ रही 32%। वी आर गेटिंग द 32% वैल्यू। लेकिन हमारे पास स्पेसिफिकेशन है कि सीमेंट कंक्रीट रोड में टॉप सरफेस के कंस्ट्रक्शन के लिए जो आप एग्रीगेट यूज करेंगे उसकी वैल्यू 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए क्रशिंग वैल्यू। कोई बात नहीं, अगर 32% हमारी क्रशिंग वैल्यू आ रही है तो हम उसको टॉप सरफेस की जगह ना यूज करके कहीं बॉटम के लेयर के कंस्ट्रक्शन के लिए तो यूज कर सकते हैं। बिकॉज फॉर बॉटम लेयर हमारे पास अदर देन सरफेस कोर्स वी हैव अनदर गाइडलाइन। तो इस कंडीशन के लिए वो मटेरियल आपका यूजफुल नहीं था, बट फॉर दिस पर्पस द मटेरियल इज यूजफुल। बट फॉर दिस पर्पस द मटेरियल इज यूजफुल। इसी को तो आप बोल रहे थे
इसी को तो आप बोल रहे थे कि सर हम यहाँ पर जो टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं वो किस लिए परफॉर्म कर रहे हैं। वी आर परफॉर्मिंग द टेस्ट टू असेस द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, जिससे हम सुटेबिलिटी की बात कर पाए। पता चल गई सुटेबिलिटी? क्लियर है? अरे भैया W2 माइनस W1 ये सब क्या बता रहे हो तुम? ऐसे अगर याद करोगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसे अगर याद करोगे, क्योंकि अब उन्होंने W2 का नोटेशन कुछ और बता रखा होगा। हमारा W2 क्या था बताओ निशिकांत? हमने W2 क्या डिफाइन किया है? माउल्ड का वेट प्लस एग्रीगेट का वेट। माउल्ड का वेट और प्लस एग्रीगेट का वेट। हमने W1 क्या डिफाइन किया है? हमने W1 डिफाइन किया है खाली माउल्ड का वेट। हमने W3 क्या डिफाइन किया है? वेट पासिंग थ्रू द 2.36 mm सीव। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो जो फॉर्मूला याद करने की कोशिश कर रहे हो, फॉर्मूला मत याद करो। वेट ऑफ मॉल W2 किसने बोला? यही तो दिक्कत है। मैं चाह रहा हूं कि कम से कम चीजें याद करनी पड़े। मैं चाह रहा हूं कि कम से कम चीजें याद करनी पड़े, लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं हम तो सर याद ही करेंगे। तो अब मैंने वहां भी बोला अभी पीछे कि अगर W1 W2 के गेम में पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। बोला था कि नहीं बोला था? बिल्कुल। तो बेसिक फंडा यही है। बेसिक फंडा यही कि भैया लोड अप्लाई करने के बाद कितना क्रश हो गया और ओरिजिनल कितना लिया था, उसके बेसिस पे तुमने इंपैक्ट वैल्यू बता दी। समझ गए निशिकांत? पॉइंट इज क्लियर बेटा? तो बेसिक फंडा क्या है? और आई कैन सी कि बहुत सारे बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं बेसिक कंसेप्ट क्या लगाया हम लोगों ने। तो मनीष, रेजुल, गीतांशु, बिल्कुल सही बात है बेटा। अब ये देख लो कि तुम ये वेट कैसे निकाल सकते हो, पाउडर का वेट कैसे निकाल सकते हो, ओरिजिनल वेट कैसे पता कर सकते हो। जो भी उसके लिए नोटेशंस तुम देना चाहो, तुम W छोड़ के K1 K2 दे दो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम P1 P2 P3 कर दो, तुम अल्फा बीटा गामा कर दो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बेसिक क्लियर हुआ कि नहीं? बेसिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। तो हम तो बेसिक अप्रोच को ही फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। तो बस सिर्फ फर्क इतना है कि अब हमारी लोडिंग अप्लाई करने का तरीका बदलने वाला, और कुछ नहीं। वहां पर हमने जो हैमर से ड्रॉप किया उसको किसी एक सर्टन हाइट से, जिसकी वजह से इंपैक्ट लोडिंग लग रही थी हमारे एग्रीगेट में, अब हम ग्रेजुअल कंप्रेसिव लोड अप्लाई करना चाहते हैं। और उसमें देखेंगे एग्रीगेट के हाल क्या हो रहे हैं। उसमें देखेंगे एग्रीगेट के हाल क्या हो रहे हैं। आ जाओ। कौन कौन से ऑपरेटर्स चाहिए? एक तो क्रशिंग मशीन चाहिए, एक टैंपिंग रॉड चाहिए, टॉवल चाहिए, वेइंग बैलेंस चाहिए, और सिलिंड्रिकल माउल चाहिए। प्लंजर की रिक्वायरमेंट होगी तो वो भी देख लेंगे। प्लंजर की रिक्वायरमेंट होगी तो वो भी देख लेंगे। करना क्या है? कुछ नहीं करना। टेक द कोर्स एग्रीगेट इन द पैन। जितना एग्रीगेट चाहिए तो उठा लो। 3500 ग्राम वेट ले लिया, चलो यूजिंग द वेइंग बैलेंस। अरेंज द सीव इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। सेम वही कहानी, 12.5 mm, 10 mm और पैन। और जो एग्रीगेट लिया इसको यहां पर फिल करो, ले चलो सीव सेकर में। सीव सेकर में लगभग 10 मिनट के लिए इसको क्या कर दो, छोड़ दो। 10 मिनट के लिए क्या कर दो, छोड़ दो। कलेक्ट द कोर्स एग्रीगेट रिटेन्ड ऑन द 10 mm सीव। 10 mm सीव पे जितना भी एग्रीगेट मिला है उसको रख लो। नोट डाउन द वेट ऑफ द एम्प्टी सिलेंडर W1। सेम कहानी चल रही है। सेम कहानी चल रही है। खाली जो सिलिंड्रिकल माउल्ड है उसका वेट ले लो W1, और जो 10 mm पे रिटेन्ड सीव जो एग्रीगेट्स हैं उनको फिल कर दो 3 लेयर में। और अब इसका वेट नोट कर लो, तो ये हो गया W2। अगेन आई एम रिपीटिंग, फिर किसी को कोई नोटेशन में कंफ्यूजन ना हो जाए। तो नोटेशन में फिर किसी को कोई भी कंफ्यूजन ना हो, तो W1 मैंने क्या बोला बेटा? आप ही बता दो चैट बॉक्स में सभी लोग। W1 क्या है यहां पर हमारा? एवरीवन टेल मी इन द चैट बॉक्स, W1 क्या है? बताइए W1 क्या है? एज पर अवर नोटेशन,
हाउ वी हैव डिफाइंड द W1, वेट ऑफ द एम्प्टी माउल्ड, बिल्कुल सही बात है। वेट ऑफ द एम्प्टी कंटेनर, बिल्कुल सही बात है। W2 देखो, W1 कोई बता रहा है वेट ऑफ एग्रीगेट प्लस माउल्ड। गीतांशु क्या कर रहे हो बेटा? गीतांशु क्या कर रहे हो? हेडफोन ठीक है? ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ बोल और रहा हूं आपको पहुंच कुछ और रहा हो? क्यों भाई, सही है? ईयरफोन हेडफोन सही है? हम्म हो सकता है कि सबके सबके कानों में अलग अलग कंसेप्ट पहुंच रहे हैं, ऐसा तो नहीं है? क्योंकि नईम, रमन, आदित्य, आलोक, अरजीत ये कुछ और बता रहे हैं, आप कुछ और बता रहे हो। तो ऐसी गलतियां मत किया करो मेरे लाल, ऐसी गलतियां मत किया करो। ठीक है? तो व्हाट डू यू मीन बाय द W1, वेट ऑफ द एम्प्टी सिलिंड्रिकल माउल्ड। माउल्ड का, खाली माउल्ड का वेट हो गया W1। W2 कैसे डिफाइन किया वो भी बता दो। W2 कैसे हम लोगों ने डिफाइन किया है ये बात भी बता दो जरा। हाउ वी हैव डिफाइंड द W2। तो वेट ऑफ द एम्प्टी माउल्ड प्लस एग्रीगेट, ये हो गया आपका W2। ये हो गया आपका W2। अब अगर W2 माइनस W1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा ये भी बता दो। अगर W2 माइनस W1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? अगर हम W2 माइनस W1 कर देते हैं तो क्या मिल जाएगा? बोलो बेटा। तो वेट ऑफ द एग्रीगेट मिल जाएगा जो कि रिटेन्ड हुए थे 10 mm सीप पर। अगर हम W2 माइनस W1 कर देंगे तो वी विल गेट द वेट ऑफ द एग्रीगेट रिटेन्ड ओवर 10 mm सीप। क्या इस वेट को हम ओरिजिनल वेट ऑफ एग्रीगेट कंसीडर कर सकते हैं जिस पर हम टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं? क्या इस वेट को हम ओरिजिनल वेट ऑफ एग्रीगेट कंसीडर कर सकते हैं अब जिस पे हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे? अब क्लियर हो गया? जिसका भी ऊपर डाउट था W1 और W2 को लेके, वो ये दोनों टर्म क्लियर हो गए। और सेम ऐसा ही आपने किया था, सेम ऐसा ही आपने किया था इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट में भी। सेम ऐसा ही आपने किया था इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट में भी, याद आ रहा है? बोलिए बेटा, याद आ रहा है? बोलो। चलें फिर आगे। तो अब क्या कर लेते हैं, चलो भाई, सिलेंड्रिकल को प्लेस कर दो पोजीशन में। अब क्या करना अपने को, सैंपल इज प्लेस्ड इन द पोजीशन ऑन द CTM कंप्रेहेंसिव टेस्टिंग मशीन में प्लेस कर दो। रिलीज द लोड एंड रिमूव द सिलेंडर। लोड को रिलीज कर दो और उसके बाद जो सिलेंड्रिकल माउल्ड था उसको निकालो और 2.36 mm से क्या कर दो, सीप में 10 मिनट के लिए छोड़ दो। अगेन 2.36 2.36 mm सीप से जितना एग्रीगेट, सर हम कंटेनर अलग ले रहे हैं और सिलिंड्रिकल माउल्ड अलग ले रहे हैं, कंटेनर में भी टेस्ट क्यों नहीं किया? कहाँ कंटेनर, किस कंटेनर की बात कर रहे हो? किस कंटेनर की बात कर रहे हो भैया? मशीन में जो माउल्ड फिट होगा उसी में तो टेस्ट करेंगे। ऐसा ना हो कि कंटेनर अपने मर्जी से लगा दिया, जब लोड लगाना शुरू करा तो एग्रीगेट तो फेल नहीं किया, माउल्ड कंटेनर ही फेल कर गया। समझ रहे हो? तो जो आपके एपरेटस के स्पेसिफाइड इंस्ट्रूमेंट हैं उसी पे तो टेस्टिंग करेंगे। तो वही तो मैं बार बार यहां पर आपको बता रहा हूं कि प्लेस द सिलेंड्रिकल माउल्ड इनटू द पोजीशन। ऐसा ना एग्रीगेट के पहले डब्बा ही फेल हो गया। समझ गए मनीष? समझ गए? बताओ बेटा, कंफर्म करो, कंफर्म करो। अरे क्लियर है? तो हर स्पेसिफिकेशन, और स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या है? और स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या हुआ बेटा फिर? समझ गए? बहुत बढ़िया। चलिए भाई, अब इसमें तुम्हें क्या लगता है कुछ नया होगा, कुछ नया नहीं होगा? एग्रीगेट, पैन,
10 mm, 12.5 mm, 350 ग्राम, अच्छा साढ़े कितना 3500 लिख दिया था क्या, 350 ग्राम वेट लिया, फिट किया, सीव सेकर में ले गए, ये आपके पास कंटेनर है, इसमें रखो जो 10 mm पे रिटेन्ड हो गए हैं, इसको लेके चलो और इस माउल्ड में प्लेस करो। पहले खाली माउल्ड का वेट ले लिया W1, आगे चले इन एग्रीगेट्स को प्लेस कर दिया माउल्ड में, वेट आ गया W2, प्रॉपरली प्लेस करने के बाद वेट क्या आ जाएगा W2। इस पोजीशन पे आपने अपने इस सिलिंड्रिकल माउल्ड को लगाया। अब आपके पास पूरा सेटअप है लोड को अप्लाई करने का, पूरा सेटअप अवेलेबल है लोड को अप्लाई करने का। लोड को अप्लाई करना शुरू करिए। इम्पटी वेट W1 हो गया, वेट ऑफ द सिलिंड्रिकल माउल्ड W2 हो गया विद एग्रीगेट, और वेट ऑफ द एग्रीगेट पासिंग थ्रू द 2.36 mm sieve अगेन इज गोइंग टू बी W3। लो भैया लो, जिसका तुम्हें था इंतजार वो वैल्यू आ गई, जिसका तुम्हें था इंतजार वो वैल्यू आ गई। देखो इसी चीज का वेट कर रहे थे क्या? चेंज क्या था दोनों में, वो तो शुरू से बता रहा हूं, लोड अप्लाई करने का तरीका चेंज था, लोड अप्लाई करने का तरीका चेंज था। इम्पैक्ट वैल्यू में आपने सडन लोड अप्लाई किया था, आप किसी वेट को किसी हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं, लोडिंग पैटर्न में चेंज है बेटा। यहां पर आप ग्रेजुअली लोड को अप्लाई कर रहे हैं, यहां पर आप ग्रेजुअली लोड को अप्लाई कर रहे हैं। ऐसे समझ लो ये हाथ है, अब इसमें 5 किलो का वेट पड़े एकदम से, ऊपर से कुछ गिर जाए मान लो, हाँ अभी मत गिरे, अभी तो वैसे ही हालत खराब है, मान लो गिर जाए, हड्डी चटक, क्यों भाई, है चलो ऐसे रखा है ये इसको मैं छोड़ दूं, मजा तो तुम्हें बहुत आ जाएगा अगर मैं छोड़ दूंगा, हाँ बोलो छोड़ दूं? तो ये कोई वेट है, इसको मैंने क्या क्या किसी हाइट से ड्रॉप किया, हाँ तो ये जो लोडिंग आपने अप्लाई की, और अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं लोड अप्लाई कर रहा हूं, देखो हाथ से करूंगा तो मैं लगेगा ना लगेगा अलग बात है, दिखाता हूं। अब मैं लोड अप्लाई कर रहा हूं, अब मैं लोड अप्लाई कर रहा हूं, देखो अब मैं लोड अप्लाई कर रहा हूं, यस और नो? तो क्या दोनों लोड अप्लीकेशन के तरीके सेम है? अरे खाली वाला छोड़ा था, अरे हम भी उसके गुरु हैं यार, तुम लोग टेंशन क्यों ले रहे हो? हाँ यूथ टेक ट्यूबर जिस क्लास में पढ़ रहा है उस क्लास में हम पढ़ा रहे हैं, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? हाँ, वो कह रहा सर छोड़ दो, देख रहे हो ये इनकी मोहब्बत है, ये इनका प्यार है, देख रहे हो? हाँ कोई दया नाम की चीज ही नहीं है, बता रहा हूँ चोट लगी हुई है, भारी है, छोड़ दूं, कह रहे छोड़ दो। हाँ, फिर ये भूल जाते कि कहाँ पे हैं ये। हाँ जिस क्लास में ये पढ़ रहे हैं उस क्लास में हम क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हो? तो खाली भी रखते हैं बोतल, ये देखो, हम्म समझ रहे हो, खाली भी था एक, हमें पता था, उम्मीद थी ना मैं। अरे ऐसा कुछ नहीं, सब रैंडम है ये, क्लियर है? तो क्या लोडिंग दोनों तरीके से, क्या लोडिंग दोनों तरीके से, क्या लोडिंग दोनों ही केस में आपने सेम तरीके से लोडिंग अप्लाई की? नहीं, इन द फर्स्ट केस वी हैव अप्लाइड द इम्पैक्ट लोड, और अभी यहां पर लोड को क्या कर रहे हैं, ग्रेजुअली अप्लाई कर रहे हैं, वी आर अप्लाइंग द लोड ग्रेजुअली। और दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही कंडीशन में, हाँ बोतल दोनों एक जैसी हैं, घर में जनरली बोतल सब एक ही जैसी होती हैं, हाँ? तो आज तो क्लास के बाद पहले मम्मी को थैंक यू बोला जाएगा, हाँ? अगर ये बोतल अलग अलग होती तो आज हाथ तो गया था, क्यों भाई? एनीवे पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? कोई पूछ रहा था कि सर इम्पैक्ट वैल्यू में, इम्पैक्ट टेस्ट में और क्रशिंग टेस्ट में क्या डिफरेंस है, ये पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं? ये पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं, बोलो बेटा? एनी अदर डाउट टू एनीवन? एनी अदर डाउट टू एनीवन? सो अभी हम लोगों ने आज की क्लास में डिस्कशन कर लिया एग्रीगेट के दो टेस्ट का, क्रशिंग वैल्यू का टेस्ट कर लिया और इम्पैक्ट वैल्यू का टेस्ट कर लिया।
नेक्स्ट क्लास में एक टेस्ट हम लोग और कंडक्ट करेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे लॉस एंजलस एब्रेशन टेस्ट, जिसको हम लोग बोलने वाले हैं लॉस एंजलस एब्रेशन टेस्ट। और उसके बाद वी विल मूव फॉर द टेस्ट ऑन द बिटुमिन। उसके बाद जो हम लोग करेंगे, तो अगले सैटरडे को जो आपकी फर्स्ट क्लास होगी, अगले सैटरडे को जो आपकी फर्स्ट क्लास होगी, उसमें एग्रीगेट बिटुमिन के पूरे टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। और होपफुली अगर टाइम परमिट करेगा तो मैं सॉइल का टेस्ट भी आपको एक बता दूंगा, सीबीआर टेस्ट। तो फ्रॉम द सेकेंड क्लास ऑफ द सैटरडे, फ्रॉम द सेकेंड क्लास ऑफ द सैटरडे हम लोग मोस्ट प्रॉब्ली डिस्कशन कर रहे होंगे मार्शल मिक्स डिजाइन का। और संडे पूरा दिन हम लोग बातचीत करेंगे डिजाइन ऑफ पेमेंट का। संडे पूरा दिन हम लोग बातचीत करेंगे डिजाइन ऑफ पेमेंट का। तो ये अब आपका आगे का प्लान है। क्लियर है? बोलो भाई। तो फिर आज के क्लास के डिस्कशन को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब ये मुझे नहीं पता यार, क्लिप की मुझे अभी कोई जानकारी नहीं है। ठीक है। तो आई होप यू एंजॉयड ऑल द क्लासेस। आज पूरे दिन आपने पूरे डिस्कशन को एंजॉय किया। तो वी हैव कंप्लीटेड ट्रैफिक स्टडीज, आज कंप्लीट किया हम लोगों ने। अच्छा, तुम भी कर लेते हो ये? कर लेना भाई, अब क्या बताएं। हाँ, मेरा थोड़ा टेक वाला पार्ट वीक है। तो डाउट इंजन के थ्रू बेटा आपका जो डाउट है उनको पूछ सकते हो। ऐप के थ्रू ही आपको ये एक्सेस मिलेगा जहां से आप पूछ सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो डोंट वरी फॉर दैट। जो भी आपके डीपीपी जरूर अटेंड करिए और टेस्ट जरूर पार्टिसिपेट करिए। जो टेस्ट आपके होते हैं, आई होप आप सभी लोग टेस्ट में भी अपीयर कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या करिए, लगाते रहिए। तो आपको आइडिया लगता रहेगा कि किस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं या पूछे जा रहे हैं। ये पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू कंप्लीट अवर डिस्कशन फॉर द हाईवे इंजीनियरिंग। तो ऑलमोस्ट वी आर एट द एंड। तो अब आप बहुत अच्छे तरीके से अपने रिवीजन पे काम करिए और प्रैक्टिस पे काम करिए। ठीक है। और कुछ पूछना हो तो बताओ। ये नोट्स आपको अभी, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा क्लास का। और इसके नोट्स सब, कुछ नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना। चलो नोट्स, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ नोट्स का पूछ लिया, बता देता हूँ। इसमें जो नोट्स बनेंगे अभी, जब तक हम टेस्ट की बात कर रहे हैं, आप अपने, मान लो ये कॉपी है तुम्हारी, ये कॉपी है। अब इसमें देखो नोट्स ऐसे बनाना, यहां पर लिखना टेस्ट। इस टेस्ट से कौन सी प्रॉपर्टी को एसेस करते हैं, इस टेस्ट से कौन सी प्रॉपर्टी को एसेस करते हैं और इनकी स्पेसिफिकेशन क्या है। ऐसे बनेंगे, बस एक पेज में सारे टेस्ट आ जाएंगे। तो क्या बोला आपने पहले? आपने बोला सर इम्पैक्ट टेस्ट। तो इम्पैक्ट टेस्ट से हम क्या मेजर करते हैं? वी विल मेजर द टफनेस ऑफ द एग्रीगेट। क्वालिटी स्पेसिफिकेशन क्या था? ओरिजिनल वेट होगा 350 ग्राम, 12.5 mm की सीव, 10 mm की सीव, और पेन जो 10 mm पे रिटेन कर गया वो आपको वेट कंसीडर करना है। W1 इम्पटी वेट ऑफ माउल्ड, W2 माउल्ड प्लस एग्रीगेट, और W3 क्या हो गया? दैट इज गोइंग टू बी 2.36 mm से पास्ड। टोटल ब्लोज कितने रिक्वायर्ड थे? 15। इंटरवल शुड नॉट बी लेस देन 1 सेकेंड। हाइट क्या थी? वेट क्या था? बस खत्म। और फाइनली जो आपने इंपैक्ट वैल्यू निकाली, फाइनली जो आपने इंपैक्ट वैल्यू निकाली, W3 W2 माइनस W1 इंटू 100। बस क्लियर है? तो बता दिया मैंने तरीका आपको। ठीक है। नहीं, मैं ये प्रोवाइड तो करा सकता हूं, बट मैं चाहता हूं ये आप लोग खुद प्रिपेयर करें। तो अभी आप क्या करिए, केवल 2 पेज छोड़ दीजिए। 2 पेज आप क्या कर दीजिए, अपने टेस्ट वाले नोट्स के लिए छोड़ दीजिए। एक बार जब हम लोग ये सारे टेस्ट डिस्कस कर लेंगे ना, उसके बाद आप ये अपने नोट्स बनाइए। तो जब कभी भी कोई भी एग्जाम आप देने जाएंगे तो आपको पूरा इतना डिटेल नहीं पढ़ना पड़ेगा। सारे की पॉइंट्स यहां पर क्या होंगे, मेंशन होंगे। सवाल यहीं से आना है, सवाल यहीं से आना है। तो बहुत कम्प्रिहेंसिव वे में, बहुत कम समय में, बिल्कुल बहुत कम समय में
आप प्रॉपर रिवीजन भी कर पाएंगे, और जो एग्जाम के लिए जो जो पॉइंट रिक्वायर्ड हैं वो सारे पॉइंट्स को एक साथ आप रिवाइज कर पाएंगे। क्लियर है? तो दिस इज गोइंग टू बी द अप्रोच स्पेशली फॉर द टेस्ट पार्ट। जितने भी आपके मटेरियल के टेस्ट हैं उसके लिए आप ये अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। यू कैन फॉलो दिस अप्रोच। बहुत जल्द बेटा आपको पीवाईक्यू मिल जाएगी, डोंट वरी। काम चल रहा है, आपका स्टडी मटेरियल लगातार डेवलप हो रहा है, तो पीवाईक्यू के वीडियो सॉल्यूशन सारी चीजें आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी, डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है? ऑल द थिंग्स यू विल, जितने भी रिसोर्स रिक्वायर्ड हैं आपको एग्जाम में अच्छी रैंक लाने के लिए, जो कुछ भी रिक्वायर्ड है वो आपको यहां पर मिलेगा। वॉट एवर इज रिक्वायर्ड टू गेट द गुड रैंक इन योर एग्जाम, ऑल द थिंग्स, ऑल द रिसोर्सेज यू विल गेट ऑन दिस प्लेटफॉर्म। ठीक है? तो बहुत युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, हर चीज पे लगातार काम चल रहा है। ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, जो भी आपके इश्यूज हैं वो सभी टेक्निकल टीम तक लगातार पहुंचाए जाते हैं, और टीम इज वर्किंग हार्ड फॉर दैट, और एक एक करके वो बहुत जल्द इश्यूज रिजॉल्व भी हो जाते हैं। ठीक है? तो आप लोग डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपके इश्यूज अगर आप कोई फेस कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली भी ऐप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, और बाकी जो इश्यूज आप लोग हम लोगों तक पहुंचाते हैं वो जरूर आपके टेक्निकल टीम तक फॉरवर्ड किए जाते हैं। ठीक है? So I hope the entire discussion for the from the today's class is clear to everyone. हाँ भाई, how is the जोश? थक गया हो लग रहा है। How is the जोश? तो एक बार चैट बॉक्स को चलते चलते क्या कर दो। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड, दो जोश शुड बी हाई। वेरी गुड, मजा आ गया तुम लोग का रिस्पॉन्स देख के। वेरी गुड, इसी तरीके से एनर्जी को मेंटेन रखना है, इसी डेडिकेशन को मेंटेन रखना है। वो दिन दूर नहीं जब रिजल्ट तुम्हारे पास होगा। बात को मेरी याद रखना, इसी तरीके से कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन को मेंटेन रखो, एनर्जी को मेंटेन रखो। जो रिजल्ट आप सोच रहे हैं उससे बेहतर रिजल्ट आपको मिलेंगे, ट्रस्ट में। दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे 6 PM। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग बेटा, थैंक यू।